नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर मेगा एग्जिट पोल सामने आ गया है। पोलो पोल्स में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को करीब 165 सीटें मिलने का अनुमान है। बंगाल में टीएमसी को 120 सीटें मिलने का अनुमान है। पोलो पोल्स में असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बंगाल में एग्जिट पोल में दीदी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। पोलो पोल्स में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को जहां 165 सीटें, वहीं टीएमसी को 120 सीटें मिलने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, और इस बार जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें ममता दीदी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, इसमें बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास में है और माना जा रहा है कि अगर यही एग्जिट पोल सही होता है तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, और ये एग्जैक्ट पोल अगर साबित होते हैं तो बंगाल में टीएमसी को 120 सीटें मिलेंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 165 सीटें आ सकती हैं। और इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना सकती है और सत्ता पलट यहां पर कर सकती है। तो ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं, और अलग अलग एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। पोल डेरी क्या कहता है, लगभग सभी जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि टीएमसी पीछे है और भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो साथ ही ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अनुमान तो तभी लग गया था जब वोट डालने के लिए लोग पहुंचे थे, और रुझान जो आए हैं वो भी बड़े आंकड़े रहे हैं। पहले फेज में जब इलेक्शन हुआ तब भी 90% यहां पर वोट डाले गए थे, मतदान हुआ था, और आज भी बम्पर वोटिंग हुई है। और इसी बात से काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाती हैं, और 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। देखिए, पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी को 165 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 120 सीटें मिलने का अनुमान है, और पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी को बढ़त देखी जा रही है। और असम की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिख रहा है। बीजेपी को 94 सीटें मिलने का अनुमान है, और असम में कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिलने का अनुमान है। असम के एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर झटका लगा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी आगे है, और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो पोलो पोल्स में असम में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को 94 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 27 सीटों का अनुमान। तो पोलो पोल्स में असम में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, और कांग्रेस को यहां पर भी तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। और बंगाल की इससे पहले हमने बात की, लेकिन असम की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही आगे दिख रही है। तो असम में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। जो पोल ऑफ पोल्स के नतीजे आए हैं उसमें भी बढ़त बीजेपी को ही मिल रही है। तो ये दूसरा राज्य हो गया। इससे पहले आपको बंगाल के हमने बताए आंकड़े, और ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, एग्जिट माय इंडिया में भी बढ़त 88 सीटों के साथ में बीजेपी पहले नंबर पर है। आईएनसी 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं, और जो बाकी अगर आप आंकड़े देखेंगे एग्जिट पोल्स के, तो उसमें भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल। तो पोल डेरी का आप देखेंगे 86 से 101 के बीच में सीटें मिल सकती है बीजेपी को, कांग्रेस को 15 से 26 के बीच। तो ये आपने देखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही आगे दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती हुई यहां पर दिख रही है। तो डीएमके को 143 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में तमिलनाडु में बढ़त देखी जा रही है, और अभी मौजूदा जो समय है उसमें भी डीएमके की सरकार है। और अगर ये एग्जिट पोल साबित होता है तो एक बार फिर से सरकार बन जाएगी डीएमके की। और अब केरल की बात करते हैं। केरल में यूडीएफ की सरकार बनती दिख रही है। यूडीएफ को 77 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में केरल में यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई दिख रही है आंकड़ों के मुताबिक।
पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। 92% से ज्यादा वोटिंग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं पहले चरण की वोटिंग में भी करीब 92% वोटिंग हुई थी, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई। पीएम मोदी ने जहां रिकॉर्ड वोटिंग पर वोटर्स को बधाई दी, वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी को ममता दीदी से करारी हार मिलने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटर्स ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है। पहली बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जिसे लेकर यूपी दौरे पर रहे पीएम मोदी ने भी हरदोई से बंगाल के वोटर्स की तारीफ की। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मिर्जापुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और आने वाले समय में अपने पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुव्यवस्थित बंगाल में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने, परिवर्तन होगा बंगाल में, प्रचंड बहुमत की सरकार। लखनऊ में एसपी ऑफिस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में बड़े बहुमत से ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है। बंगाल में बीजेपी का यूपी मॉडल काम नहीं करेगा। हमारा ये जितने मॉडल अपनाए जा रहे हैं या यूपी में हुए हैं या यूपी में अपनाए जाएंगे, इनके सब मॉडल एक्सपोज हो चुके होंगे। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार कर कहा कि चुनाव बंगाल में हुआ, लेकिन तकलीफ अखिलेश को हुई। ये यूपी में अमन चैन और विकास नहीं, बल्कि दंगा और कर्फ्यू ही चाहते हैं। अब अखिलेश जी को दर्द इस बात का हो रहा है कि हमारी राज्य में 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई, सबको छूट थी, चाहे दंगा करो, कर्फ्यू लगे, उनके राज्य में छूट थी। चुनाव हो रहा है बंगाल में, तकलीफ हो रही है यूपी में अखिलेश जी को। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने रैली और प्रचार किया। बीजेपी जहां बड़ी जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष का पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा संभव नहीं है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कई जगह से वोटिंग के दौरान हंगामे और बवाल की घटनाएं सामने आई। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भारी बवाल हुआ है। ममता बनर्जी वोट डालने पहुंची और इस दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती पर गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले सुवेंद्र अधिकारी भी पहुंचे थे, जिनको टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल में चुनाव हो और बवाल न हो। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में भी हिंसा हुई, बवाल मचा और जमकर हंगामा भी। बंगाल के हॉट सीट भवानीपुर में तो पुलिस ने लाठियां चलाई। मतदान के दौरान पुलिस ने हंगामा करने वालों को सड़कों पर दौड़ाया, लाठियां चलाई और सड़क पर गदर मच गया। सुरक्षा बल की सख्ती ने लोगों को यहाँ वहाँ भागने पर मजबूर कर दिया। लाठियां चली तो कुछ महिलाओं को चोट लगी, वो सड़क पर गिर गई। एक जगह हंगामा रुका तो दूसरी जगह शुरू हुआ। भवानीपुर के दूसरे बूथ पर पुलिस वालों का पसीना निकल गया। हाथों में लाठियां लेकर उन्होंने सड़क पर उपद्रवियों को दौड़ाया। देखते ही देखते भवानीपुर का सियासी पारा चढ़ गया। भवानीपुर में ममता बनर्जी वोट करने पहुंची। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने पूछा, क्या बंगाल चुनाव युद्ध भूमि है? अगर इतनी सुरक्षा यहाँ लग सकती है तो मणिपुर जैसे हिंसाग्रस्त इलाकों में क्यों नहीं? No state police is there. None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing.
because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে এত অত্যাচার হচ্ছে ইভেন আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে আর কয়েকটা অবশ্যই নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট ভবানীপুর লাইক দিস চিত্রা কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। उधर भवानीपुर में टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी को घेरा, जय बंगाल के नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी अपना हार देखकर बौखला गई है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सहानुभूति बटोरना चाहती है। उनको डर लग रहा है, उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है। और उनको एंगेज किया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कीजिए। क्यों 50-60 आदमी लेकर यहाँ किया? मैं आने के बाद तो सब भाग गया, सब क्लियर, ऑल आर क्लियर। क्लियर ममता बनर्जी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो क्या भवानीपुर इस बार छोड़ने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। जनता वोट दे रहा है और जनता को वोट देना चाहिए। नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। आज का दिन कोई पावरफुल आदमी का दिन नहीं है, आज का दिन जनता का दिन है, वोटर्स का दिन। तो नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। नंदीग्राम का इतिहास ये पहली बार भवानीपुर में भी कमल खिलेगा। 8 बजे निकल के बूथ जा रहे हैं और अभी अब जहाँ है वो बूथ के थोड़ी दूर में वो बैठी हुई है। डर मुझे अच्छा लग रहा है। हावड़ा में तो कुछ उपद्रवियों की पुलिस से झड़प हो गई और बात बढ़ते ही पुलिस ने एक उपद्रवी की खबर ली, उसे पैरों हाथों से खींचते हुए हिरासत में लिया। लेकिन इस चक्कर में वोट देने पहुंचे लोग परेशान हो गए। बंगाल में लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं बल्कि सियासी नैरेटिव की भी है। एक तरफ ममता इसे लोकतंत्र बचाने की जंग बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी टीएमसी की घबराहट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीते दिनों संसद में नारी वंदन अधिनियम बिल की खिलाफत के चलते योगी सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेगी। विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। 2023 में पास किए गए महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू न करने के चलते बीजेपी सरकार को घेरते हुए भी विपक्ष नजर आएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी विधानमंडल में कल एक दिन का विशेष सत्र योगी सरकार लेकर आ रही है। इसे लेकर सियासी पारा हाई है। एक ओर जहां विपक्ष अपनी रणनीति तय करने में जुटा है, वहीं सत्तारूढ़ एनडीए ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर एसपी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। एक ओर सत्ताधारी पार्टी जहां विपक्ष को महिला विरोधी होने का दावा कर उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी 2023 में पास किए गए महिला आरक्षण बिल को अब तक न लागू किए जाने के कारण सत्ताधारी सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आएगा। विधानसभा के इस विशेष सत्र में खासकर सर्वाधिक महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। यूपी में 18वीं विधानसभा में कुल 51 महिला सदस्य हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30 बीजेपी की विधायक हैं। वहीं 15 महिला विधायक समाजवादी पार्टी की हैं। अपना दल की 4, कांग्रेस और आरएलडी की एक महिला विधायक हैं। 100 सीटों वाली विधान परिषद में महज 4 महिला सदस्य हैं। इनमें 3 बीजेपी और 1 निर्दलीय एमएलसी हैं। मुझे लगता है कि यह देश में पहली दफा ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश अपनी तरफ से संवैधानिक स्तर पे महिलाओं के उत्तरोत्तर वृद्धि और उनके उत्थान के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित के लिए आने वाले समय में उनको और नेतृत्व दिया जाए और अच्छे से देश को और देशकाल परिस्थितियों में बहुत बढ़िया समानता के रूप में आगे काम हो सके, इसलिए इन्होंने यह सदन बुलाया। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ये विशेष सत्र बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाकर रणनीति बना ली है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से निंदा प्रस्ताव के खिलाफ एसपी का निंदा प्रस्ताव पेश किया। लोगों को भरमाने के लिए, महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए एक निंदा का प्रस्ताव ये लाना चाहते हैं। ये किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है। ना तो संविधान में कोई व्यवस्था है, न हमारे नियमावली में कोई व्यवस्था है। विधानसभा में सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सदन में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष इस पर अपने विचार रखेंगे। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय पर अपनी बात रखेंगे।
सत्ता और विपक्ष ने इस विशेष सत्र को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला ये विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार होगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के कुबेर टीला स्थित प्राचीन शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराकर विशेष अनुष्ठान किया। इस दौरान साधु संतों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना की गई है, जो मंदिर परिसर में सभी प्रमुख विग्रहों की स्थापना की पूर्णता का प्रतीक है। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर में बने शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी सनातनियों से एकजुटता की अपील की और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब एक साथ एक स्वर में सभी सनातन धर्मावलंबी बोल उठा था, तब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। याद रखना, हम बटे थे तो इसीलिए विधर्मी आकर के हमारे विभाजन का लाभ उठाए थे। हम आज एकजुट होकर के जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा कि राम मंदिर पर अड़ंगा लगाने में कांग्रेस और सपा पीछे नहीं रही। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। श्री राम मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास के बीच शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में करीब 1000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई के मल्लावा में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला कुल 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 519 गांवों में 100 विधानसभा इलाकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ा हुआ है। 12 जिलों से गुजर रहे एक्सप्रेसवे के करीब मध्य में हरदोई क्षेत्र पड़ता है। कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी कांग्रेस विकास विरोधी भी हैं और नारी विरोधी भी। समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाए। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से किसानों को भी फायदा होगा। किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था, अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी।
यहाँ खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इस मौके पर सीएम योगी ने भी 2017 से पहले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।